आज़ादी के अमृत महोत्सव पर वेब दुनिया की खास सीरीज कल, आज और कल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूं भोपाल के माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं संस्थान में और मेरे साथ हैं पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि इन 75 सालों में आज़ाद भारत के बाद आज हम जब 2022 में हैं तो मीडिया के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ और वो इसको कैसे देखते हैं। सर, वेब दुनिया में बहुत स्वागत है आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे यहाँ जो पत्रकारिता की जो विशेषता है वो ये है कि भारत में पत्रकारिता जन जागरण नव जागरण आंदोलन के साथ चली है। हमारे नव जागरण आंदोलन के 4 आयाम थे। एक राजनीतिक आज़ादी, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा समाज सुधार, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही जैसे कहते हैं दकियानूस, अंधविश्वासी, पाखंडी, धूर्तों से घिरा हुआ और बड़ी बुरी मान्यताओं प्रथाओं वाला ऐसा समाज हो गया था। तो समाज सुधार एक बड़ा भारी एक उसका पक्ष था। तीसरा पक्ष था स्वदेशी और स्वावलंबन, क्योंकि हमारे यहाँ से कच्चा माल माटी के मोल लूट की तरह ले जाया जा रहा था यूरोप, और वहाँ से तैयार माल आता था और बहुत ऊंचे दामों पे आता था। तो हम अपने कच्चे माल में लुटते थे और फिर महंगे दाम में लुटते थे। तो इसके खिलाफ एक स्वदेशी और स्वावलंबन का आंदोलन। और चौथा उसका पक्ष था कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का समावेश। तो इसलिए हमारे भारत का जो नव जागरण आंदोलन है, या जिसे कई लोग उसे पुनर्जागरण आंदोलन भी कहते हैं, इसका एक बड़ा महत्व है। अब हम इसको एक पत्रकारिता की दृष्टि अब देखें। हमारे यहाँ के महान समाज सुधारक कौन थे? राजा राममोहन राय, जिनके कारण वो सती प्रथा जैसी अमानुषिक प्रथा बंद हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो हस्ती थे जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल के दरवाजे खुलवाए, जिन्होंने विधवा विवाह का, जो नई उम्र में बच्चियां विधवा हुए, उन्हें पता ही नहीं था शादी क्या होती है, बाल विवाह होते थे, तो विधवाओं का पुनर्विवाह ये। और इसके लिए उनको काफ़ी प्रताड़नाएं झेलना पड़ी। लोग बहुत बदतमीजी और बदसलूकी करते थे उनके साथ, लेकिन उन्होंने अंततः वो सफल हुए अपने उसमें। ऐसे ही एक बड़ा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज आंदोलन वाले। वो भी समाज सुधार का एक बहुत बड़ा अभियान था। और मैं सोचता हूँ कि दयानंद सरस्वती जी और उनके आर्य समाज का भारत के जो हमारे यहाँ सामाजिक विकास और बदलाव में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पक्ष हो गए। अब हम इनमें सब देखें तो राजा राममोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, हमारे दयानंद सरस्वती हो, सब ने समाचार पत्र निकाले, या जो समाचार पत्र पत्रिकाएं निकल रहे थे उनमें लेखन किया लगातार। आर्य समाज की तो बहुत सारी पत्रिकाएं जगह से निकलती थी। राजा राममोहन राय फारसी का पहला अखबार हिंदुस्तान में उन्होंने निकाला था 1922 में। फिर 1929 से बंगदूत निकाला, जो बंगला और हिंदी का अखबार था। ये हो गए आपके समाज सुधारक। हम राजनीतिक आज़ादी की बात करें तो लोकमान्य तिलक, उनका केसरी, मराठा अंग्रेजी का, केसरी मराठी का और मराठा अंग्रेजी का। हम महात्मा गांधी रहे, हमारे यहाँ सबसे बड़े संपादक महात्मा गांधी माने जाते हैं, जो कि अर्ध विराम का प्रयोग करके और बाकी के अर्थ बदल देते थे। तो भाषा बहुत बड़े भाषा पर असर लिखा था गांधी जी का, और बहुत बड़े संपादक थे उनके। आप देखें तो यंग इंडिया है, उसके सबसे पहले तो इंडियन ओपिनियन जो अफ्रीका में शुरू किया था उनने, फिर यंग इंडिया है, नवजीवन है, उसके बाद फिर हरिजन सेवा के हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी सब में चला उनका। इनको देखे अपन, मौलाना आज़ाद, अल बिलाल और अल बिलाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति, उनका देश 1920 में निकाल संपादक थे वो उसके। तो ऐसे हमारे राजनीतिक आंदोलन से भी जो लोग जुड़े थे उनके भी सबने अखबार निकाले, अखबारों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाई, आखिर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें प्रतीकों का बड़ा महत्व होता था। गांधी जी ने जब दांडी के तट पर दांडी मार्च किया और जब समुद्र तट पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया, तो नमक नहीं उठाया था, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव खोखली कर दी थी और लोगों को एहसास कराया था कि गुलामी इतना बड़ा अभिशाप है कि नमक जैसी सबसे सस्ती चीज़ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर भी अंग्रेजों का कंट्रोल है। और नमक कैसी चीज़ है? सबसे सस्ती, लेकिन सबसे अपरिहार्य। राजा हो, रंक हो, सिपाही हो, मजदूर हो, किसान हो,
बहुत बड़ा धन्ना सेठ हो, एकदम गरीब हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, बिना नमक के किसी गुजारा नहीं है। तो नमक हमारे जीवन में जितना अहम हिस्सा रखता है, योग वो भागीदारी करता है और जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके जरिए उन्होंने गुलामी के अभिशाप से लोगों को अवगत कराया। गांधी जी के भी यही थे कि पहले वो अखबार में लिखते थे, लिखते उससे वातावरण बनता था। और हरिजन अखबार क्यों निकाला था उन्होंने? क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो हमारा हरिजन समाज का हरिजन जिन्हें हम कहते हैं, लोग अछूत कहते थे, गांधी ने हरिजन नाम दिया। और उन्होंने कहा कि श्रमशील है ये वो है जो अपने खून पसीने पर अपना जीवन यापन करते हैं, और ये नहीं होंगे तो समाज की दुर्दशा हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें समाजी मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी जो बरस थे वो अछूतोद्धार के कार्यक्रम में लगाए, इन हरिजन बंधुओं के, उन परिवारों के शुभचिंता में लगाए, उन्हें आगे बढ़ाने में लगाए। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। ये सब अखबारों के जरिए हुआ। आज़ादी के हम और हमारे पत्रकार देखें, गणेश शंकर विद्यार्थी, वो तो योद्धा पत्रकार थे। वो अकेले अखबार कलम से लिखते नहीं थे, वो मैदान में आके संघर्ष भी करते थे। तो और आखिर में देखिए कि जिस कौमी एकता के लिए पक्षधरता उनके मन में थी, उसी कानपुर में जब षड्यंत्रपूर्वक दंगे भड़काए गए, और दंगे क्यों भड़के थे? क्योंकि वहाँ अमर से हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी, उसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा उत्तेजना फैले, उसको दबाने की दंगे भड़का दिए कानपुर के। और वो शांति स्थापित करने के लिए निकले हुए थे और उसी में से दंगाइयों का शिकार हो गए। प्रताप नाम का उनका अखबार हिंदी का पहला ऐसा अखबार है वो, जिसने पत्रकारिता की सारी जितनी उसकी पक्ष हो सकते, जितने आयाम हो सकते, सभी का समावेश उसमें था। सचमुच वो एक अच्छा अखबार था, प्रतिनिधि अखबार था, मुख्य धारा की पत्रकारिता करता था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी देख लें, माखनलाल चतुर्वेदी, उनको तो जब वो वहाँ मिठाई थे जबलपुर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आयरिस वो थे, तो मिठाइस ने उनसे कहा कि मिस्टर चतुर्वेदी, जब यहाँ एक अंग्रेजी का वीकली निकल रहा है, वहाँ छिंदवाड़ा से निकलता था अंग्रेजी वीकली, तो जब एक महाकौशल में जब अंग्रेजी का वीकली निकलता, आप हिंदी का अखबार साप्ताहिक क्यों निकालना चाहते हैं? तो माखनलाल जी बोले कि वो तो आपका दब्बू अखबार है, हम ऐसा अखबार निकालना चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार चलते चलते थम जाए। तो मिठाइस बोलते हैं कि मैं आयरिस हूँ, मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूं, मैं भी देखूंगा कि आप कैसे हमारा ब्रिटिश सत्ता का चलना रोकते हैं, और मैं ऐसे शासन चलाऊंगा कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा ये सब करने के लिए। तो ये थी लोगों के मन में भाव। अब बाबूराव विष्णु पराडकर, जो हमारे सबसे यशस्वी संपादक माने जाते हैं, आज उसमें तो अर्धाली छापी जाती थी मत्थे पे, मुखपृष्ठ पे, पराधीन सपने सुख नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार पे लिखा जाता था, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का ही मान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। राजनीतिक चेतना क्या पत्रकारिता और मीडिया निभा पा रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस समय हमारी पक्षधरता हो रही है, और पक्षधरता बुरी चीज है। आप ये बात ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान ने दुनिया के किसी भी संविधान में प्रेस को चौथा स्तंभ नहीं लिखा गया है। प्रेस वालों को 1 इंच भी जगह ऊपर नहीं दी गई है आम आदमी से, फिर इसको चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं? ये लोक मान्यता है। पत्रकारिता की जो भूमिका है, सूचित करना, शिक्षित करना, प्रेरित करना, और इसमें भी आपको हमेशा समाज से जुड़ा रहना पड़ता है। आपको लोक प्रहरी और लोक शिक्षक, ये 2 भूमिकाएं निभाना पड़ती हैं। सामाजिक सरोकारिता की बुनियादी शर्त है। इसलिए माना जाता है कि पत्रकारिता कभी भी सत्तामुखी नहीं हो सकती। लेकिन यह तर्क भी गलत है कि पत्रकारिता या समाचार पत्र स्थायी विपक्ष है। पत्रकारिता ना तो पक्ष है ना विपक्ष है, ये जनपक्ष है। और जब जनपक्ष होगा तो सत्ता के जितने भी प्रतिष्ठान होंगे, जितने भी यथास्थितिवादी लोग होंगे, जितने भी लोग अपने हितों के प्रति बहुत ज़्यादा जैसे कुंडली मार के बैठ गए हैं, उन लोग तकलीफ होगी। जब आप लोकानुमुख बात करोगे, लोकोन्मुखी, तो लोग तकलीफ होगी, व्यवस्था को तकलीफ, सत्ता को तकलीफ होगी। इसी लोग विपक्ष कहते हैं। विपक्ष नहीं, जनपक्ष है। और वो भूमिका धीरे धीरे क्षरण होती गई। तो उस समय तो मिशन कहना ठीक था आज़ादी की पहले तक। जैसे हम लोग उस समय की जो कांग्रेस है उसको हम, ये आज का राजनीतिक दल कांग्रेस नहीं है, ये वो राष्ट्रीय आंदोलन था।
वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, वो राजनीतिक आंदोलन था जिसमें सब तरह के लोग शामिल थे उसमें। आज़ादी के बाद परिस्थितियां बदली। उस समय थोड़ा सा एक नया राष्ट्र बन रहा है, हमारे पास विभाजन की बड़ी समस्याएं थी, ये जो खून खराबा हुआ इसकी बड़ी भारी समस्याएं थी, देश दो टुकड़ों में बट गया था, तो ये समस्याएं थी और नए राष्ट्र का निर्माण करना था, हमें आधार संरचना मजबूत करना थी। तो बहुत सारी आप देखते हैं, चाहे वो भिलाई का स्टील प्लांट हो, भोपाल का HEL हो, भाखड़ा हो, सिंदरी का कारखाना हो, राउरकेला हो, एक जगह जगह ये चल रहे थे। और हमारे यहाँ नेतृत्व की एक विशेषता थी कि आप देखिए हमारे IIT खड़े हुए, हमारे IIM खड़े हुए, हमारे एम्स खड़ा हुआ, ये सारे उसी दौर में खड़े हुए। तो ये चल रहा था, लेकिन पत्रकारिता से चूक हुई, पत्रकारिता इसके सम्मोहन में आ गई। और पत्रकारिता को ये लगा कि यार ये सब लोग जो थे आज सत्ता में बैठे हैं, ये सब आज़ादी लड़ाई के सेना नायक हैं, तो ये सब ठीक करेंगे। तो अपन निश्चिंत हो गए, अपन गाफिल हो गए, अपन लापरवाह हो गए। वो लापरवाही नहीं, हमें सतत जागरूकता आज़ादी की अनिवार्य शर्त होती है, उसमें कहीं चूक हुई, सम्मोहन के युग में चले गए हम। इस सम्मोहन को तोड़ा हमारे दिनमान ने, वो जनता की आवाज़ बन के सामने आया और उसने एक तरह से जो प्रतिपक्षी तेवर जो होता है, जनपक्षी तेवर जो होता है, जनपक्ष का तेवर अपनाया। लोहिया एक राजनीति में उभरे उस तरह से असहमति की आवाज़ बन के, और तर्क और सिद्धांत पे लोहिया तो इतने ज़्यादा सिद्धांत और आदर्श चले गए थे कि उन्हें पट्टान पिल्लई की जो सरकार थी वहाँ की केरल की, जिसने गोली चलाई थी भीड़ पर, उन्हें इस्तीफा करवा दिया। ये ऐसा कैसा उनका मुख्यमंत्री था वो। अब तो लोग उसको कहते बचाने की तोड़ पड़ते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जनता ने तुम्हें चुना है, जनता पर गोली चलाने के लिए चुना, ये तुमने गलत किया, अनैतिक है। अब ये एक माहौल था हमारे यहाँ। धीरे 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 आते आते ये माहौल बदलने लगा, और जवाहरलाल जी का एक बड़ा झटका लगा चीन के हाथों, जो हिंदुस्तान की बड़ी शर्मनाक पराजय हुई थी, जिसमें ये माना गया, और हकीकत भी है कि हिंदुस्तान तैयार नहीं था, जबकि कोई भी राष्ट्र बिना सैन्य बल के खड़ा नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा देर तक। उसके बाद से एकदम हुआ, लोग लगा कि इस पर हमला करना जरूरी है, कांग्रेस की जो सत्ता की राजनीति पर हमला करना जरूरी है, तो हुए। उसके बाद लोहिया ने एक और नारा दिया कि 60% वोट जिनको मिलते हैं वो बिखरे हैं, और 40% वोट कांग्रेस के हैं, और 40% वोट पर राज कर रही, हम बिखरे हैं, तो कांग्रेस वर्सेस सभी। तो उसको नारा दिया गैर कांग्रेसवाद, कि जितने गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं वो सब एक साथ हो जाएं, मोर्चा बनाएं, तो फिर हम। और बहुत सारी सम्मिलित सरकारें बनी इस तरह से। और फिर इंदिरा जी का दौर शुरू हुआ, उसमें शौर्य की एक बड़ी भारी गाथा हुई, और अखबारों ने तो बड़ी भूमिका निभाई हमारे यहाँ, जिसमें सभी अखबार पत्रिकाओं की थी, लेकिन धर्मियों ने पूरी सीरीज चलाई थी, बांग्ला मुक्ति संग्राम, ये 1971 16 दिसंबर को उन्हें इस तरह की मोर्चेबंदी की कि 90,000 से ज़्यादा फौज, पूरे हथियारों का जखीरा, रसद पूरी, अमेरिका उनकी पीठ पर खड़ा है। और इसके बाद भी इंदिरा जी ने ऐसी बनाई, और सेना को ऐसा उन्होंने फ्री हैंड दिया, खुली आज़ादी, जो सेना को करना वो सेना ही तय करते रहे। और अंततः ये हुआ कि दो टुकड़ों में बन गया, सरेंडर हुआ। और ये सरेंडर 2,200 साल बाद हुआ। ईसा से 305 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के सामने सिल्लुकस की सेना ने हथियार डाले थे, या ढाका में पाकिस्तान की सेना ने हथियार डाले, फिर भारत की सेना के सामने उसके श्रेय इंदिरा गांधी को मिला, उसका श्रेय फील्ड मार्शल मानेकशॉ को मिला। बड़ी घटना थी। लेकिन फिर जो चूक होती है, वो जो संजय गांधी के प्रश्न का मोह था, और वो मारुति वाला ये सब चल रहे थे, तो उस समय हमारे यहाँ विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, इनकी ताकत क्या होती थी। आज लोग साधनों से लदे हुए हैं, आज उन्हें बहुत ज़्यादा भत्ते और वेतन और भत्ते और सब सहूलियत मिल रही है, पावर बहुत मिला हुआ है, से बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन हैसियतें नहीं है उनकी। उस समय मधुलिमय ज्योतिर्मय बसु, ये मधुलिमय तो समाजवादी पार्टी के थे, ज्योतिर्मय बसु कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ज्योति बसु वो मुख्यमंत्री वाले नहीं, ज्योतिर्मय बसु। इन्होंने सवाल लगाए लोकसभा में मारुति को लेकर। अंततः यह माहौल बना कि वो नौबत जन संघर्ष की आ गई। एक चिंगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ
चिमन भाई पटेल की सरकार के खिलाफ गुजरात में शुरू हुई, जो नव गुजरात आंदोलन। आगे बढ़ के वो बिहार आंदोलन बना, जवाहरलाल जी उसमें सक्रिय हुए, और जवाहरलाल जी जयप्रकाश बाबू उसमें सक्रिय हुए और लोक नायक मान लिए गए। तो जयप्रकाश जी ने जीवन में दिया था, लिया तो कुछ था नहीं। वो हमारे यहाँ ये मान्यता है भारत में, यहाँ फकीर की पूजा होती है, यहाँ बादशाह की पूजा नहीं होती, सम्राट की पूजा नहीं होती। अशोक महान सम्राट थे लेकिन पूजे नहीं गए। अकबर को कहते हैं मुगल सम्राटों में सबसे ज़्यादा बादशाह बड़ा था वो, लेकिन कोई उसको पूछता नहीं है। पूछता तो कुंभन दास है, जिसने कहा था कि आवत जात पढ़ी है किस गई, बिसर गयो हरि नाम, संतन सो कहा सीखरी सो काम। तो वो फकीर पूजा जाता है। गांधी ने आज़ादी के बाद कोई पद नहीं लिया, जिंदा वहाँ राष्ट्रपति बन गया, कोई पद नहीं लिया, कोई अहमियत नहीं, कुछ नहीं। वो लंगोटी, आधी धोती कमर में और आधी धोती कंधे पे और एक लाठी, इसी में जीवन बसर किया। इसी गांधी पूजे जाते हैं। बहुत सारे लोग गांधी के खिलाफ रहते हैं। इस समय से निंदा अभियान चला रहा मूर्खों ने। अविवेकी लोगों का उनके अपने होंगे कुछ एजेंडे, लेकिन गांधी से बड़ा कोई महापुरुष भारत में पैदा नहीं हुआ। लोग जब गांधी जी की हत्या की गई तो एक अमेरिका के बड़े विद्वान लेखक की उनकी टिप्पणी आई कि ये भगवान बुद्ध के बाद सबसे बड़ा भारतीय है और ईसा मसीह के बाद सबसे बड़ा ईसाई जिसकी आज हत्या हुई है। इतनी बड़ी ये देखें। अब हम एक और चमत्कार दूसरा बताते हैं अखबार में कैसे काम होता है। विनोबा जी जब पदयात्रा पे निकले तो आगरा से उन्होंने प्रवेश किया मध्य प्रदेश में, चंबली घाटी में। लोगों ने, विनोबा जी सबसे बड़े दार्शनिक, हमारे आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मतलब वो तो बहुत बड़े संत होते, यदि भूदान आंदोलन नहीं होता तो उससे बड़ा ज्ञानी। वो शंकराचार्य भी उसकी आगे कुछ नहीं थी ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में। जब वहाँ से इधर लोगों ने कहा कि बाबा अब आप डाकुओं के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सज्जनों के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ। आए लोगों ने उनसे संपर्क किया, सब किया। अंततः उन्हें प्रेरणा दी और 20 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। ये अपनी तरह की पहली घटना, 1960 की घटना है ये। लेकिन जैसा हमारे यहाँ पुलिस और प्रशासन रहता है, ये कभी सीधे रास्ते नहीं चलते और सुधरने का मौका नहीं देते। तो अराजकता होगी तो इनके बारे नहीं आ रहे होंगे। इनकी हैसियत बनती है, चाहे वो माली हैसियत हो चाहे पावर की हैसियत हो। उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया तो फिर ये प्रक्रिया रुक गई। 1972 में दस्यु सरदार माधो सिंह, लेकिन चंबल के डाकुओं को दस्यु नहीं कह सकता, वो बागी कहलाते। तो माधो सिंह जो मोहर सिंह सबसे बड़े थे, ये दूसरे, उन पर 2.25 लाख का इनाम था, इन पर 2 लाख का इनाम। आज यदि होता तो 2 लाख क्या वो 2 करोड़ से ऊपर हो जाते। तो उन्होंने बाबा के पास गए और संपर्क किया वर्धा में, जो पवनार आश्रम बन के विनोबा जी का। लेकिन विनोबा जी की आयु उस समय 75 वर्ष पूरी हो गई थी। उन्होंने संन्यास ले लिया, क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब है हमारा ये क्षेत्र है आश्रम, अब हम इसे बाहर पाँव नहीं रखेंगे। उम्र थी, उम्र आती है तो उसके साथ समस्याएं भी आती हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैंने क्षेत्र संन्यास ले लिया है, ऐसा करो जयप्रकाश बाबू के पास चले जाओ। कोई चिट्ठी नहीं, कोई तार नहीं, कुछ नहीं, बस उनको बता देना कि बाबा ने भेजा है। माधव सिंह ने जयप्रकाश बाबू संपर्क किया और केवल एक संदेश कि बाबा ने कहा है कि जयप्रकाश बाबू के पास चले जाओ। अब क्या है, टेलीपैथी। वो समझ गया कि बाबा मुझे निमित्त बनाना चाहते अब। लेकिन जयप्रकाश बाबू को ये पता था, पहले 20 लोगों के साथ जो ठीक व्यवहार नहीं हुआ था। उन्होंने फिर मध्य प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थानी सरकार, क्योंकि चंबल के दस्युओं की समस्या तीनों राज्यों की समस्या है, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय चारों संपर्क किया, इंदिरा गांधी को खबर भेजी। और अंततः ये हुआ कि जब सहमति हो गई इनकी कि गड़बड़ सड़बड़ नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी पहले जैसी, तो फिर वो यहाँ आए और 14 अप्रैल 1972 से 1 मई 1972 तक 270 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया गांधी जी की फोटो के सामने, जयप्रकाश नारायण को साक्षी बनाकर। जयप्रकाश बाबू ने एक बार भी नहीं कहा उनसे कि तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, कोई बात नहीं। केवल एक वचन दिया कि तुम में से किसी को फांसी नहीं होगी, लेकिन जो अपराध तुमने किया हो उसे कबूल करो
तो उसकी सजा भुगतो। जो नहीं किया हो बता दो कि ये नहीं किया है, उसमें तुम्हें आंच नहीं आएगी। अब आप सोचिए, जिन डकैतों के आतंक से चंबल घाटी थर्राती थी, राजस्थान और आगरा, ये हमारा आगरा, इटावा, ये सारे इलाके और हमारा मध्य प्रदेश का इलाका, उनके परिवार से भी लोग डरते थे कि भैया इनसे कुछ कहा तो ऐसा नहीं हो कि वो बागी साहब आ जाएं। अब उनका खुद का आतंक, आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार बंदूक रख दी सामने, तो उनका ये हमारा डर खत्म हो जाएगा। हमारे परिवार का क्या होगा? अभी तो लोग हमारे डर से उनसे बोलते नहीं थे। फिर जिन्हें हमने प्रताड़ित किया है, जिनके घर को लूटा या जिनके घर लोग हत्या कर दी, अब बदले की भावना भी आ सकती है उनमें, तो कैसे होगा? आप सोचिए कितना संशय होगा उनमें। लेकिन जयप्रकाश बाबू ने धीरे 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 ये सब का समाधान किया। फिर प्रकाशन सेठी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सेठी जी ने उनसे कहा कि जयप्रकाश बाबू आप इतनी और मेहरबानी करो कि बुंदेलखंड में भी है समस्या। तो इन्होंने फिर जून के महीने में छतरपुर में डेरा डाल के, वहाँ एक मॉल 3 का वो है गेस्ट हाउस, वहाँ आत्मसमर्पण करवाया। कुल मिला के उस साल उन 2 महीने 3 महीने में 405 दस्युओं ने आत्मसमर्पण किया। अब इसके मजेदार किस्सा इसमें पत्रकार कैसे जोड़ते हैं। जयप्रकाश बाबू ने गांधी शांति प्रतिष्ठान और गांधी की संस्थाएं दिल्ली में हैं, उनमें ये सक्रिय थे। अपने प्रभाष जोशी, दूसरे अनुपम मिश्र, वो भी थे, जो भवानी प्रसाद मिश्र बहुत बड़े कवि हैं हिंदी, उनके बेटे। और पर्यावरण में तो खैर क्या नाम है उनका, आपने पढ़ी किताब, वो आज भी खड़े तालाब, नहीं हो तो हमसे ले जाना। और श्रवण गर्ग, 2 तो चलेगा, श्रवण भाई अभी हैं हमारे बीच में। इनको तीनों की जवाबदारी सौंपी कि इसका हूबहू इसकी रिपोर्ट तैयार करना है, उसकी किताब छापेंगे और रिपोर्ट 96 घंटे में तैयार करना है। इन्हें एक गेस्ट हाउस में जंगल विभाग के डाक बंगले में अंदर कर दिया, यहीं सब सुविधाएं तो हैं। अच्छा, मजे की बात है उसमें, तो बड़े लोग कैसे बड़े होते, कितना ध्यान रखते हैं। एक कार्यकर्ता आया और प्रभाष जी के कान में कहता है कि साहब आप कौन सी सिगरेट पीते हो? और साहब प्रभाष जी सिगरेट पीने की आज बात बंद हो गई थी, गोल्ड फ्लैग नाम की सिगरेट पीते थे। वो एकदम चौंक गया, कहला मरवाएगा क्या? जेपी बैठे। वो धीरे से कहता है, उनने ही पूछवाया है कि उन्हें एक गट्ठा ला के धर दो, वहाँ बाहर नहीं निकलने देना है इनको। फिर ये मतलब एक इंसानी वो, और ये सारे ऑब्जर्वेशन उस एक किताब में है जिसका नाम है नई दुनिया, छपी थी वो किताब, गांधी शांति प्रतिष्ठान ने छपवाई थी, चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में। पढ़ी है? चलो वो आज वो भी हम आपको पढ़ने का सौभाग्य देंगे। तो ये हमारी गतिविधियां रहीं, लेकिन जब इमरजेंसी लगी तो बहुत कम लोग ऐसे थे टिक पाए जिन्होंने प्रताड़नाएं भोगी, जेल भी गए, विज्ञापन बंद हुए लोगों के, उनके एग्जीशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए, तो ज़्यादातर लोगों ने सरेंडर कर दिया था। वो सरेंडर भी कैसा, बाद में अडवाणी जी ने एक बड़ी टिप्पणी की थी कि आपसे तो घुटने टेकने नहीं कहा गया था, आप तो रेंगने लगे। वो जो हमारा कलंक था, मतलब जब हम गुलाम थे तब हमारे, और जब हमारे साधनहीन थे, जिसे पता नहीं था कौन यहाँ बैठा और किसको कब गिरफ्तार करके पुलिस ले जाए। हमारे पास उनका पूरा साहित्य आया संग्रह, माखनलाल जी का, उनकी कई किताबों में लिखा मिलता है हो गई, 1910 का तारीख। अब हमारी माखनलाल जी कोई मुलाकात नहीं, कभी सौभाग्य नहीं मिला। हमने उनके छोटे भाई जिनने हमें ये सामग्री दी, तो हमने ब्रजभूषण से पूछा, मैं दादा ये बताओ ये हो गई, ये क्या है हो गई? कह लगे ये दादा का संकेत है कि हम इस पर टिप्पणी लिख चुके हैं, अब हम तो अब अभी बैठे लिख रहे हैं, और आ जाएं सरकार का प्रेम उमड़ पड़े कि भाई बहुत खा लिया, बाहर चलो अंदर। तो दूसरे आदमी से गफलत ना हो जाए, रिपीट से ना हो जाए, इसके लिए था ये हमारे यहाँ तरीके थे उस समय काम करने के। अब ये जब चलते चलते हम देखते हैं तो हमारे मन में एक तरह का एक अपराध बोध होता है। जैसे लोग कहते हैं ना, कोई अपराध कर देता है, कोई ने भले ही नहीं देखा हो, तो उससे ऐसी गलती होती, कहीं ना कहीं उसका मन कचोटता है, भीतर से एक बोध होता है, वो पाप का बोध कह लो, अपराध का बोध कह लो, या गलत होने का बोध कह लो, लेकिन होता है। तो
तो हमारे भारतीय पत्रकारिता के लोगों के दिमाग में वो था कि इमरजेंसी में हमारा व्यवहार ठीक नहीं था, जब हम बिल्कुल फटे हाल थे, फाका मस्ती में थे, परिवार को दो टाइम की भोजन की गारंटी नहीं कर पाते थे, उस दौर में हम बड़ी मर्दानगी से लड़ रहे थे, पुरुषार्थ से लड़ रहे थे, हिम्मत से लड़ रहे थे, अंग्रेज जूझ रहे थे और डरते नहीं थे, सरेंडर नहीं करते थे। लेकिन ये हमसे क्या हो गया? तो इसके बाद आप देखेंगे फिर एक रविवार नाम का एक पत्रिका निकली, बाद में उसके संपादक जो सुरेंद्र प्रताप सिंह, एसपी सिंह, वो बाद में रविवार के संपादक हुए। रविवार के बाद वो आज तक के शुरू किया उन्होंने। तो उन्होंने जो पत्रकारिता की वो ऐसी थी जैसे उसमें आज तक में ही बोलते थे ना, वो ये थी खबरें आज तक, देखते रहिए। हाँ, तो जोर से बोलते, झटका दे तो बोलते थे। जो लोग डरते हैं बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, अपना भय उसमें आवरण डालने के लिए, शोर का आवरण डालने के लिए। तब एक नई तरह की पत्रकारिता शुरू हुई, जिसमें फिर बहुत सारे अखबार चले, उसी में जनसत्ता शुरू होगा। भविष्य कैसे देखते हैं आप आज के दौर में? आप उस पीढ़ी से पत्रकारिता हैं जिन्होंने पहले भी देखा है, वर्तमान में देख रहे हैं, और डिजिटल मीडिया आने के बाद अब भविष्य कैसा है? अब इसमें भी देखें अपन, हम लोगों ने जो दौर देखा उसमें हम लोग जब लिखते थे तो कोशिश ये करते थे कि हम व्यक्ति के खिलाफ ना लिखें, हम व्यक्ति के पक्ष में ना लिखें, हम प्रवृत्ति के पक्ष में लिखें या प्रवृत्ति के खिलाफ लिखें, जैसी हो वैसी। हम कार्य को देखें, व्यक्तियों के पीछे ना दौड़ें। और उसमें अच्छा होगा तो अच्छाई हो जाएगी, बुरा होगा तो बुराई हो जाएगी। और इसको लेकर लोग बुरा भी नहीं मानते थे। उस समय जो अखबार का सिस्टम था, उस तंत्र में जो विज्ञापन वाले या दूसरे लोग थे, ये सर पे सवार नहीं हो सकते थे, वो तो संपादक ही होता था। तो खुद मेरा अनुभव कि मुझे लगा कि ये बहुत गंदी भाषा में लिखा गया है, राजनीतिक चुनाव के समय ये विज्ञापन आया है, और विज्ञापन रोक दिया, निकलवा दिया विज्ञापन, ये नहीं जाएगा। सवेरे उन्होंने पूछा कि भाई वो विज्ञापन का पैसा ले लिया था, वो क्या छपा नहीं? तो उन्हें धीरे वो होते थे अपने फोरमैन वगैरह, उन्हें बता दिया कि फला साहब ने मना कर दिया, ये नहीं छपेगा। तो किसी ने हमसे लौट के पूछा नहीं कभी कि क्यों निकाल दिया, या हमारा 10,000 का नुकसान हो गया। मुझसे नहीं थे लोग, क्योंकि मानते जो किया ठीक ही किया है। और परस्पर सम्मान का रिश्ता था, वो नौकर और मालिक का रिश्ता नहीं था। तो हम लोगों को उस समय का माहौल ये था कि बिल्डिंग के मालिक आप, मशीन के मालिक आप, अखबार के मालिक नहीं, और हमारे मालिक नहीं। तो अखबार का मालिक तो वो है जो 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपये का अखबार खरीदता है, वो है मालिक। वो जब तक खरीदेगा तब तक आपकी हैसियत है। यही टीवी चैनल के साथ भी होता है, जो आपको किराया देकर आपका चैनल देख रहा है वो है मालिक, वो टीआरपी बनाता है। अब लेकिन वो स्थिति फिर जब हमारे यहाँ नई आर्थिक नीतियाँ आई, उदारीकरण, संसारीकरण, इस दलदल में हिंदुस्तान भी कूद गया दुनिया के साथ। जब कूद गया तो फिर यहाँ फिर कारपोरेट आ गए। तो कारपोरेट आए तो दुनिया की, अच्छा इसमें विदेशी उसके लिए, निवेश के लिए खोल दिया गया। जब वो आएंगे तो अपनी प्रवृत्तियाँ लेके आएंगे, उनके यहाँ शुद्ध व्यापार है। तो मिशन से प्रोफेशन बनना गलत नहीं, प्रोफेशन की अनिवार्य शर्त होती है। तो प्रोफेशन की अपने कुछ बिना लिखी एक आचार संहिता होती है, और वो आचार संहिता गवर्न कौन करता है? लोक लाज। लोक लाज खत्म। अब व्यापार सिर्फ मुनाफा ही सत्य है। अब कैसे आ रहा है इसकी परवाह नहीं करना है। जिसमें एक कलंक लगा हमको पैड न्यूज का, बहुत बुरा कलंक था वो। तो ये हमारे यहाँ पतन की समझ लो बहुत बड़ी स्थिति बन गई। लेकिन अभी भी एक बार कहते हैं ना, सब कुछ खराब नहीं हो गया है। यदि समाज में सब कुछ अच्छा नहीं, सब कुछ बुरा भी नहीं है, दोनों हैं। हालात चिंतनीय हैं, लेकिन पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जो अराजकता जैसा दौर चल रहा है, जिसमें ऐसा लग रहा है कोई अंदर से ताकतें आपको गवर्न कर रही हैं, वो जैसा चाह रहा है वैसा छपेगा, वो जैसा चाह रहा है वैसा दिखेगा, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उम्मीद अच्छी करिए। तीसरा पक्ष निकला हमारे यहाँ अभिव्यक्ति का लोकतंत्र, वो हुआ सोशल मीडिया। शुरू में देखो, अब अन्ना हजारे का आंदोलन, उसको ताकत उसी से मिली थी। लेकिन अब वो इतना मजाक का विषय बन गया है, चाहे ट्वीट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ब्लॉग हो, कुछ
अब इसमें फिर ये जो हमारे SMS और व्हाट्सएप ये चलने लगे सब, इसमें जिसके मन में जो आता है वोट डाल रहा है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबको पता भी नहीं है कि हमारे, यदि हम इसमें कोई सूचना दे रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई बंधन भी है कि नहीं है, ये नहीं जानते लोग, वो मानते भी नहीं है। तो ये जो अराजकता है ये खतरनाक है। इसमें भाषा गंदी हो रही है, इसमें जैसे कहना चाहिए गाली गलौज तक हो रही है। अब तो जैसे टीवी चैनल में जो प्राइम टाइम डिबेट होती है, उसका अर्थ ये होना चाहिए समाज का एक प्रशिक्षण होना चाहिए था कि विषय ये है, उसका ये पक्ष है, ये पक्ष है, ये पक्ष, ये नहीं होता। वहाँ ही वो जूते चल रहे हैं, वहाँ गालियाँ चल रही हैं, कॉलर पकड़ रहे हैं वहाँ भैया, और कौन क्या कह रहा सुनाई नहीं पड़ता। बोला हम लोगों को एक दिन बहुत दुख हुआ कि अचानक फेसबुक पे एक वो आया कि सड़क के इस पार 5-7 कुत्ते भौंक रहे हैं और उस पार 5-7 कुत्ते भौंक रहे हैं, और उसमें एक छोटा सा उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि भाई इसमें बाधा मत डालिए, ये प्राइम टाइम डिबेट चल रही है। तो इतनी तकलीफ होती है मन को, इतनी ग्लानि होती है कि हम लोग अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझते हैं, हम समाज का बौद्धिक हम अधिष्ठाता समझते हैं कि हम दुनिया को प्रखर बना रहे हैं, मुखर बना रहे हैं, उसे जागरूक बना रहे हैं, वो हमारी दशा लोग ऐसी तुलना कर रहे हैं, लेकिन कारण तो हम ही दे रहे होंगे ना कहीं इसके लिए। तो ये बहुत खतरनाक है। ये व्हाट्सएप वाला ये जो चल रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है, जैसे हो रहा है, किसी के मन में खबर किसी भी श्रद्धांजलि चल पड़ती है, पता ही नहीं कहता कोई भैया देख तो लो। एक बड़ा बुरा हुआ था आखिरी बात, जब ये नए प्राइवेट चैनल आए थे तो एक चैनल पे एक खबर चली और वो ये थी कि वो उमा भारती ने शादी कर ली गोविंदाचार्य से, बंगलोर से। अब वो इस रात में इस प्लेन से लौटने वाले। अब वो पत्रकार जो था चैनल, उसको किसी ने शिकार बना लिया, उसके कंधे इस्तेमाल कर लिए। अरे भाई, यदि एक स्त्री की, एक पुरुष की, एक लड़के लड़की की शादी हो रही है तो उन दोनों में से कोई बताए तो कि शादी हो रही है, या तो पुरोहित बताए जिसने शादी करवाई है, या काजी बताए, पादरी बताए, तो किसी से नहीं पूछा, आपने चला दी। अगले बार 24 घंटे माफ़ी मांगी उसके बाद। ये जो हो रहा है, हमारे कंधे हर कोई इस्तेमाल करने लगा है, ये बहुत गलत है।